अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। डाक लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ। जनाब दुआ है कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं भी हों, ठीक ठाक हों, एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हों। और जनाब हम सब ने ही ना एक कहावत सुन रखी होती है कि गुनाहों की सज़ा हमें रोज़े महशर या फिर आखिरत में मिलकर ही रहेगी। लेकिन काफ़ी सारे अमाल और गुनाह ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे लिए दुनिया में ही बहुत सारी मुश्किलात का सबब भी बन जाते हैं। उनमें से अगर दो चीज़ों की बात की जाए ना, तो पहली चीज़ है हमारा हाफ़िज़ा। जब हम गुनाह करने लगते हैं ना, तो हमारा हाफ़िज़ा कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि इल्म अल्लाह ताला का नूर होता है और अल्लाह पाक अपना नूर किसी भी गुनाहगार बंदे को कभी अता नहीं करता है। और इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि एक दफ़ा बाज़ार से मैं गुज़रा था तो हवा चली और एक खातून का जो टखना है ना थोड़ा सा ऊपर तक ज़ाहिर हो गया, तो मैं उसको देखता रहा और मुझे कुछ वक्त बाद ये महसूस हुआ कि इस गुनाह की वजह से मेरा हाफ़िज़ा कमज़ोर हो गया है। और दूसरी चीज़ जिसके बारे में कहते हैं कि जिसका सामना हमें अपने गुनाहों की वजह से दुनिया में ही करना पड़ेगा, वो है हमारे रिज़्क़ में कमी। यानी अल्लाह पर भरोसा कम है और जल्दी जल्दी में हम जायज़ और नाजायज़ तरीके सोचे बगैर ना पैसा कमाना शुरू कर देते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो कुछ अरसा तो वो चलता है, बड़ी अच्छी ज़िंदगी हमारी गुजरती है, पैसे की बहार आ जाती है, लेकिन बाद में बहुत सारे नुकसानात में वो बदलना शुरू हो जाता है। यहाँ हमारे रिस्क में कमी हो रही होती है और हमारा हाफ़िज़ा भी कमज़ोर हो रहा होता है। तो माँ बाप से नाराज़ भी होने लगते हैं हम लोग, नफ्सियाती मसाइल का सामना भी हमें करना पड़ता है, लेकिन हम गुनाह करते चले जाते हैं और इसी बात पे परेशान रहते हैं कि जनाब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। असल में यही तो बड़ा मसला है कि हमसे गुनाह हो रहे हैं, लेकिन हम इस बात को मोहतात अंदाज में सोचना तक गवारा नहीं करते और हम गुनाहों से बचना अगर शुरू कर दें ना, तो मेरे ख्याल से हमारे जितने भी मामलात हैं ज़िंदगी में वो अच्छे हो जाएंगे। तो इसके ऊपर गौर और इसके ऊपर मुख्तात अंदाजे में जनाब हमें सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी में कितने गुनाहगार हैं और कैसे गुनाह हैं जो हम रोज़ाना की बुनियाद पर कर रहे होंगे। वो छोटे छोटे भी गुनाह हो सकते हैं जनाब के उस हमारे नज़र में शायद वो गुनाह ना हो, लेकिन हमें जो तलकीन दी जाती है, हमारा जो दीन हमें तालीमात देता है, उसमें वो गुनाह का मुर्तकिब ही समझा जाता है। तो इसलिए इस चीज़ के बारे में सोचिए ताकि हमारी ज़िंदगी एक पुरसकून तरीके से गुज़रे और हमारे जो डेली के मामलात हैं, हमारी ज़िंदगी के जो मामलात हैं जिनमें हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एट द एंड जाके जो वो चीज़ पूरी होना होती है लेकिन वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, नुकसानात में नुकसानात हो रहे होते हैं। तो इसका मतलब होता है अल्लाह ताला हमें प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। तो उस चीज़ को सही करना, उस चीज़ को एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए आज मुझे लगा कि आप लोगों को इस बारे में भी बताने की अहम ज़रूरत है मुझे कि जनाब अपनी ज़िंदगी में हमें ये छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी गौर करना चाहिए कि हम कितने गुनाह कर रहे हैं, कितने गुनाह के मुर्तकिब होते जा रहे हैं। जनाब 2022 पुराना साल गुजर चुका है और 2023 नया साल आ चुका है और नए साल में जनाब शुरू में ही हम बहुत सारे अपने साथ अहद करते हैं, बहुत सारे अहदाफ बांधते हैं और न्यू रेजोल्यूशन सेट करते हैं कि जनाब जो काम पिछले साल हमसे नहीं हो पाए हैं, जो अहदाफ हम पूरे नहीं कर पाए हैं, वो इस साल इंशाल्लाह हम लोग करेंगे और कामयाबियों का जो सफ़र है उसको इसी तरह जारी और सारी अपना रखेंगे। लेकिन कामयाबी के लिए ना, अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, उस रास्ते पर गामज़न रहने के लिए, कोई चीज़ हासिल करने के लिए जनाब अपने अंदर बहुत सारी तब्दीलियां लेकर आनी पड़ती हैं, अपनी आदत बदलनी पड़ती हैं, अपने अंदर एक टॉलरेंस लेवल को बरकरार रखना पड़ता है। तभी जाकर हम जनाब अपना जो अहदाफ है, अपना जो रेजोल्यूशन है उसके तक पहुंचते हैं और कामयाबी की जो मंजिल है उसको हासिल करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जनाब किस तरह हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी आदत हैं जिनको हमें चेंज करना चाहिए, ख़ास तौर पर नए साल के शुरू में ही उस चीज़ के हवाले से एड्रेस हमें करना चाहिए। अपने आप की शख्सियत को किस तरह निखार सकते हैं और कामयाब होने के लिए अपनी शख्सियत के ऊपर काम करना कितना ज़रूरी है,
इस पर आज हम बात करेंगे मारूफ उस्ताद कासिम अली शाह साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। शाह साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं बिल्कुल आप ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। शाह साहब, कामयाबी के लिए कैसा सफ़र हमारा मुंतखब करना चाहिए? और 2023 आ गया है, नया साल आ गया है, किस तरह के अहदाफ हमारे होने चाहिए, न्यू रेजोल्यूशंस किस तरह की होनी चाहिए हमारी? अच्छा देखिए, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक ऐसा मौजू है जिसपे मैं पिछले 10 साल से लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ। इस दफ़ा मैं माजरत भी करूँगा, मैं लेट हो गया, मैं इस्लामाबाद में था और टीवी प्रोग्राम नहीं कर सका इस मौजू पे, लेकिन मेरे बेशुमार आर्टिकल्स, बेशुमार तहरीरें, बेशुमार मज़ामीन, फीचर्स इस मौजू पे मौजूद हैं, वीडियोस भी मौजूद हैं। इस साल ये भी गैर मामूली बात थी कि हमने कोर्स भी लॉन्च किया इसी पे। 1000 लोगों ने रजिस्टर किया, कल से वो कोर्स शुरू हो गया। 10 क्लासेस थी कि एक पूरे साल को प्लान कैसे किया जा सकता है। अच्छा, अब असल मौजू की तरफ आता हूँ। देखिए, आपने जब भी कुछ करना होता है, कहीं पहुंचना होता है, सबसे पहला कदम है आप खड़े कहाँ पर, रेफरेंस पॉइंट। यानी अगर कोई कहे जी मैंने इस्लामाबाद जाना है, तो उसे पूछा जाएगा अभी कहाँ पर हो, अभी कहाँ पर हो। ये बड़े कम लोगों को पता लगता है मैं असल में कहाँ पर हूँ, क्योंकि ये जिंदगी जो फिजिकल रोड नहीं है, कोई ये फिजिकल रोड नहीं है जिसपे आप कहेंगे जी मेरे इस वक्त लेफ्ट साइड पे वो कालाशाह काकू आ रहा है और ये राइट साइड पे कामोकी आ गया है और ये चलते चलते आगे जाके सामने जो है वो चंदा किला आ गया है। तो आप कहने वाला सुनने वाला फोन पे कहेगा जी ये जीटी रोड है, ये जीटी रोड है, और इतनी दूर जो है वो इस्लामाबाद है। ये रोड ऐसी नहीं है। इसमें आपको जो ओमन्स हैं और जो साइन बोर्ड्स हैं उनको समझना पड़ता है। यानी मिसाल लीजिए, आप ना उम्र से माइलस्टोन तय करते हैं आमतौर पे, जो स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं ये गलत माइलस्टोन हैं। मैं 16 साल का हो गया हूँ, मैं 18 का हो गया हूँ, मैं 24 का हो गया हूँ, मैं 40 का हो गया हूँ। या फिर आप अपनी अचीवमेंट्स के साथ, वो अचीवमेंट्स क्या, मैंने मैट्रिक कर लिया, मैंने इंटर कर लिया, मुझे नौकरी मिल गई, मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे हो गए, मैं मैच्योर हूँ, ये भी मैच्योरिटी नहीं। आपको जिंदगी के माइलस्टोन्स को समझना चाहिए। लाइक जब मैं 23 साल का था तो मुनीबा मैंने एक लिस्ट बनाई, वो 100 कामों की लिस्ट थी। अच्छा। और मैंने लिखा कि 100 काम जब मेरी उम्र 40 साल हो जाएगी मैं अचीव कर चुका हूँ। ओके। अब मेरी उम्र 42 साल हो गई है। 25 दिसंबर 2022 को, ये पिछले 10 दिन पहले, तो मैंने वो सारी लिस्ट निकाली। सही। तो वो 100 के 100 काम अचीव हो चुके थे। क्या बात। मेरी टीम ने काम किया। अब्दुल सलाम मेरी टीम में बड़ा अच्छा बच्चा है, उसके पास वो लिस्ट पड़ी हुई थी, क्योंकि मेरे नोट्स मेरी टीम के पास होते हैं। उन्होंने उन 100 कामों पे किताब बना दी। अच्छा, वाह। ये सिर्फ सर को नहीं करने चाहिए थे, ये बाकी जो 40 की उम्र पे पहुंचने वाले हैं, जो यंग हैं, उनको भी ये गोल्स बनाने चाहिए। और उसमें कोई सिर्फ प्रोफेशनल गोल्स या पैसे के गोल्स और गाड़ी के गोल नहीं थे, वो ग्रूमिंग के गोल थे। वो थे कि मैं इमोशनली इतना स्टेबल हूँगा, वो था कि मैं इंटेलेक्चुअली यहाँ पर हूँगा, वो था मेरा विजडम इतना होगा, वो ये था मेरा PR मेरी यहाँ पहुंची होगी, वो ये था कि मैंने जनाब ये तजर्बे कर दिए होंगे, मैंने कनानिंग की होगी, मैंने राफ्टिंग की होगी, मैंने कोई वो जो कह लीजिए कोई आसमान से छलांग भी लगाई होगी, वो पैराशूट का तजर्बा भी होगा, वो ये भी होगा कि मैंने शूटिंग सीख ली होगी, मैंने हॉर्स राइडिंग मैंने सीख ली होगी, वो था मैंने कम से कम जो है ना वो ठंडे पानी में भी छलांग लगा के देखा होगा, वो था कि मैं माइनस टेम्परेचर पे कहाँ पर सर्वाइव करके मैंने देखा होगा, वो था कि मेरा एक्सपीरियंस जो पैदल चलने का वो कैसा रहा होगा, वो था कि मैं रेगुलर वॉक कर रहा हूँ और एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ। वो ये सारी की सारी एक लंबी चौड़ी जो लिस्ट थी, वो सारी की सारी अचीव करने के बाद मेरी टीम ने उसका वो नाम रखा कि वो काम जो 40 साल की उम्र तक कर देने चाहिए। इसे मैं आसान जुबान में कहूँ तो KPI 40s कहूँगा, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एट द एज ऑफ 40। अच्छा, अब आ जाते हैं कि आप खड़े कहाँ पर हैं। जहाँ खड़े हैं पहले तो उसको समझें। अब इसके इशारे निशानियाँ क्या हैं जिनके जरिए आप डीकोड कर सकते हैं। देखिए, मोबाइल का कार्ड आप ना स्क्रैच करते हैं, फिर लोड करते हैं। कुछ चीज़ों को स्क्रैच करना होता है। स्क्रैच करने के बाद असल नंबर सामने आ जाता है, आपको पता लगता है कि जी हम कहाँ पर हैं। ऑमन्स का मतलब है इशारे, साइंस का मतलब है कि जो आपको इंडिकेशंस मिल रही हैं कि आप कहाँ पर हैं। मैं आपको छोटी सी कुछ मिसालें, 5 चीजें बताऊंगा। वैसे मेरे पास ऑमन्स ज्यादा हैं, मैं 5 ऑमन्स बताऊंगा। अगर आप इनको देखें, यानी ये 5 आईने हैं जिनमें देखें तो आपको पता लग जाएगा आप कहाँ खड़े हैं। नंबर 1 ऑमन ये है कि आपकी जिंदगी के सच्चे और मुखलिस लोग आपके बारे में क्या राय देते हैं। सबसे पहली चीज, सही, सच्चे और मुखलिस लोग। वो लोग नहीं जिनको गर्ज है। लेकिन जिसको गर्ज है ना, वो तो रोज मुझे सर अस्सलाम वालेकुम, सर ठीक हैं, बॉस खैर से हैं, उसको तो काम है। एक ऐसा बंदा जिसके पास पूरी पावर है तनकीद करने की, वो क्या कहता है, मुस्बत या मनफी। मिसाल लीजिए, मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं जावेद चौधरी साहब, कॉलम निकाल रहे हैं, टीवी करते हैं, और मैं उनको अपनी जवानी से पढ़ रहा हूँ, बड़ी पुरानी दोस्ती है। पिछले से पिछले संडे उन्होंने मुझ पर कॉलम लिखा। अच्छा, ठीक है, मेरा एक प्रोजेक्ट था, उस पर कॉलम लिखा। जब वो कॉलम लिखा तो वो यकीन कीजिए, मेरे सारे जो जानने वाले हैं, दोस्त अहबाब जो मुझे जानते हैं,
उन सब ने जितने आर्टिकल्स आज तक मुझ पे खुद लिखे थे, मोहब्बत से लिखे थे, उन आर्टिकल्स की तादाद थी 187। ओके। पौने 200 आर्टिकल्स थे और वो किताबी शक्ल में भी मौजूद, एक फर्द एक तहरीक। मेरे सब दोस्तों ने कहा कि ये कॉलम उन सब कॉलमों से ज्यादा वजनी है, कि चोई साहब जैसा बंदा जो खुद माशाल्लाह इतना एक लेजेंड हो, उसकी तहरीर में इतनी जान और वो इतना दिल से लिखा हुआ कॉलम था। मैंने फिर चोई साहब को जाके मैंने पहले कॉल की, मैं कहा चोई साहब मैं आपको कॉल करके शुक्रिया नहीं अदा करना चाहता, मैं आके शुक्रिया अदा करूंगा। तो मैं पिछले हफ्ते उनके पास नाश्ता करने चला गया, बिल मुशाफा जाके शुक्रिया अदा किया और उन्हें कहा कि जी आपने मुझे खरीद लिया, मोहब्बत से खरीद लिया। वजह यह कि जिस अंदाज से देखें किसी बड़े का ना किसी जूनियर को मानना बड़ा मुश्किल का, और मैं कहता हूँ ये जावेद चोई साहब की अजमत है कि मेरे जैसा जूनियर जो उनका बच्चा है, शागिर्द है, छोटा भाई है, उसकी तारीफ की उन्होंने। अच्छा, अब पहले तो ढूंढे सच्चे मुखलिस, आपके प्रोफेशनल मुखलिस कौन से, सही, उनसे आप देखें वो आपके बारे में क्या कहते हैं। नंबर 1 एक ओमन हो गया। दूसरा ओमन है कि आप अपने फेलियर्स देखें, उन्हें माने, यार मेरा फेलियर है, ये मेरा फेलियर, ये मेरा फेलियर, ये मेरा फेलियर। हम किनारा कशी करते हैं, नजरें चुराते हैं, नहीं जी फेलियर को नहीं मानना, ना बताना है, ना मान, नहीं जी मेरी तो गलती कोई, हालात का कसूर है, मौसम का कसूर है, मुल्क का कसूर है, सीनियर का कसूर है, बॉस का, अम्मी का कसूर है, स्कूल का कसूर है, नहीं बस कसूर होता, अपना कसूर नहीं होता। अगर आप अपना कसूर माने तो जो आपको अपने बारे में तब पता लगेगा ना, वो आपको ब्लड टेस्ट करवा के, अल्ट्रासाउंड करा के, वो ECG करा के भी नहीं पता चलेगा। हाँ, अपनी गलती मानने से अपनी पिक्चर वाज़ेह हो जाती है। 2 ओमन्स हो गए। तीसरा ओमन, अपने आज को जानने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप रिफ्लेक्ट करें जरा, एक साल पहले कहाँ खड़े थे। हम एक साल पीछे जाके सोचते हैं गाड़ी ये थी अभी हो गई, नहीं, आप इंटेलेक्चुअली इल्म में, मुताले में, समझ में, जिंदगी के मुख्तलिफ मामलात में कहाँ खड़े थे। अगर आप एक साल पहले देखें तो आपको आज की बड़ी समझ आ जाएगी। फिर अगर आज की फिर समझ नहीं आई आपको, 2 साल पीछे जाके देखें, 3 साल पीछे जाके देखें, 4 साल पीछे जाके देखें, उसका आज से मुआवजा करें। 10 साल पीछे जाके देखें, मैं 2013 के जनवरी की 5 तारीख में अगर खड़ा हूं और 2023 के 5 जनवरी पे हूं आज के दिन, तो मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है जो मैं मुंह से कह सकता हूं और दिल से कह सकता हूं, वो है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर फिर भी इत्मीनान नहीं आपको हुआ तो फिर आप 5 जनवरी 2003 पे चले जाएं, 20 साल पीछे। मैं मुनीबा गारंटी से कहता हूं सब सुनने वालों के दिल से निकलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अभी भी नहीं निकला बिल्कुल तो फिर आप 5 जनवरी 1993 पे चले जाएं। मैं गारंटी से कहता हूं 30 साल पीछे जाएं, आप सजदे में सर रख देंगे, या बारी ताला मैंने जिंदगी कहां से शुरू की थी और कहां पे और आज मैं कहां पहुंच गया हूं। ये मुआजने हम गलत कर रहे हैं, हमें मुआजने सिखाए गए हैं दूसरे से मुआजना करना है। मटेरियलिस्टिक चीजों के ऊपर मुंडा आगे निकल गया, मामे दा मुंडा आगे निकल गया, वो आगे क्लास फेलो। ओ अल्लाह के बंदो अपने आप से देखो, आप देखो आप कितने बेवकूफ थे, कहां पहुंच गए हो। मैं कहता हूं जिसकी 30,000 की भी नौकरी है ना, वो पीछे मुड़ के देखेगा, कभी वो नौकरी के लिए तरस रहा होता है, मिल जाती है तो वैल्यू नहीं होती। तो आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगी। 3 काम हो गए। चौथा ओमन जो है वो है अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान। अल्लाह ताला ने देखे नबी भेजे, पैगंबर भेजे, किताब मुबीन आ गई, आखिरी दीन आ गया, लेकिन अल्लाह ताला सबसे बड़ा इंसानों पे कर्म ये करता है, वो महसूस करवा देता है। वो आपके सामने ऐसे वाक़यात, मैं कहता हूँ जिंदगी के जो वाक़यात है ना, वो आईना होते हैं, वो रिफ्लेक्शंस होती हैं आपकी पॉजिटिविटी। मुझे लोग कहते हैं कि जी शाह जी आपको मौके मिल गए तो आप यहाँ, मैं कहता हूँ जी कोई मौके शौके नहीं मिले, सबको मौके मिलते हैं। आप मौके को पहचानते कितना है। आप अपने इर्द गिर्द ये कार्डों को स्क्रैच करें कि मसूद मुझे क्यों मिला, मुनीबा मेरी बहन इस वक्त मेरे साथ क्यों बैठी है, ये कैमरामैन यहाँ पर क्यों है, ये बाबा जी यहाँ पर क्यों बैठे हैं। ये जिंदगी के सब लोगों को आप डी कोड करेंगे ना, आपको समझ आएगा ये अल्लाह का करम और फजल है। खुदा की कसम राह जाते अगर गाड़ी का टायर भी पंचर होता, आपकी मर्जी नहीं थी ना, उसकी मर्जी थी। उस दिन पंचर लगाने वाले के बच्चों को 200 रुपया मिलना था, खाने के पैसे मिलने थे। आपके घर का बटन खराब हो गया ना, इलेक्ट्रिशियन के घर में उस दिन किचन का सामान जाना है, आपके बटन खराब होने से अल्लाह का शुक्र अदा करें। जिस दिन आप ईमान वाले होते हैं ना, फिर ट्रेजेडी में से ढूंढते हैं कोई ना कोई खैर, और आपको पता लगता है कि नुकसान तो होता ही नहीं है, घाटा नहीं है, हर चीज गेन है। लास्ट ओमन बता दूं, फिर आप क्वेश्चन कीजिएगा। आप तैयार बैठे हैं, ब्रेक पे जाना है क्वेश्चन, मुझे पता लग गया। 5वां ओमन ये कि आप मेहरबानी फरमा के ओपन हो जाए, लोगों को फीडबैक दें। मुझे यार इतनी जरूरत तो हो ना, कोई कह सके
मैं रात को ना, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं यासिर पीरज़ादा साहब, तो उनकी बेटी की शादी है, अताउल्लाह कासमी साहब की पोती की शादी। अच्छा अच्छा। तो एक तस्वीर में ना हम सारे दोस्त खड़े, तो वो फोटोग्राफर ने कहा सर, मुझे कहा शाह साहब आपका कोट खराब है। अच्छा। मेरा कोट ऐसे टेढ़ा था, मुझे इतना अच्छा लगा, नहीं कितना मेहरबान है यार, मेरी फोटो खराब आनी थी, मेरी फोटो खराब से बचाने के लिए उसने कहा शाह जी कोट ठीक कर लें। हमें ना ऐसे लोगों से नफरत होती है जो कहते हैं मुनीबा ये ठीक नहीं लग रहा, मुनीबा ड्रेस चेंज करो, मुनीबा मेकअप अच्छा नहीं लग रहा। हम जो नफरत करते हैं, क्यों ना मोहब्बत करने लग पड़े कि भाई तुम, मैं तो कहता हूँ जो हसद करता है उसका भी शुक्रिया अदा करें, उसको चाय पिलाएं, उसका शुक्रिया अदा करें कि भाई तेरी बड़ी मेहरबानी, तुझे पता लग गया है, मैंने रुकना कोई नहीं है। उनका भी शुक्रिया। आपको सवाल करना चाहिए तो किस तरह अपनी शख्सियत और इन लोगों की आइडेंटिफिकेशन, मतलब अब 2023 आ गया है, हम लोग सोचते बहुत ज़्यादा हैं कि नया कुछ करेंगे, कोई न्यू रेजोल्यूशंस बनाएंगे, 2022 गुजर गया, अच्छा ये नाकामियों का हमें सामना करना पड़ा, ये कामयाबी नहीं ठहरी हमारे पास, अगली दफ़ा उतनी ही मेहनत करेंगे, उतनी सारी चीज़ें, अपनी आदत चेंज नहीं करते हैं, वही पुरानी सारी चीज़ें लेकर उठा के, बोझ जो होता है ना पिछले साल का, वही हम उठा के अगले साल भी ले आते हैं, और वो फिर हमारी कामयाबियों के अंदर रुकावट भी बनती है। यही चीज़ें, सारी चीज़ें होती हैं जो आगे जाकर हमारी। अच्छा, दो हकीकतों को समझें। जो बंदा 2022 खत्म होने के बाद 2022 की गलतियों को नहीं समझ सका, वो वही गलतियां 2023 में रिपीट करेगा। हाँ। सो बेहतरीन तरीका क्या है, मेहरबानी फरमा के 2022 की सारी गलतियां लिख लें। ठीक है। जब आप लिख लेंगे ना तो फिर मसला हल हो जाएगा। पहला काम, दुनिया में जितनी किताबें हैं ना न्यू ईयर रेजोल्यूशन पे लिखी, उसमें सबसे शानदार किताब है, उस राइटर का नाम है स्टीफन गोइस। उसकी किताब है द मिनी हैबिट। मिनी हैबिट। अच्छा, अब वो जो मिनी हैबिट है ना, मेरी फेवरेट किताब, उस किताब में लिखा हुआ है कि दुनिया में 100 लोग अगर नए साल की प्लानिंग लिखते हैं, शुरू करते हुए इस तरह के प्रोग्राम देके जज्बाती होकर प्लान कर लेते हैं, तो 15 जनवरी के बाद वो जीरो हो जाते हैं। मेजॉरिटी 99% कुछ नहीं कर पाते। वजह क्या है? वो मसल्स ही तैयार नहीं होते जिससे वजन उठाना है। आपको पता है लोग ना घर में जिम का सामान ले आते हैं, पता नहीं आपको एक्सपीरियंस ये है कि नहीं है, बाद में डंबल जो है ना साइड पे पड़े होते हैं, ट्रेडमिल पे कपड़े सूखने डाले होते हैं और तोल के बेचते हैं सारा। हुआ ना ऐसे जी? क्यों होता है ऐसे? विटामिन की गोलियां पड़ी होती नहीं खाते। वजह ये है, हमने पहले वो मसल्स ही रेडी नहीं किए होते जिन्होंने एक्सरसाइज करनी थी। यानी एक वो मसल नहीं है, वो विल के मसल है, इरादे के मसल है। और उसके लिए क्या चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। हम लोग खाबे करते हैं, कढ़ाइयाँ खाते हैं, चीज़ी इतने बड़े बर्गर खा के बड़ा करते हैं, 200-300 रुपए की गोल्ड लीफ की या सिगरेट की ब्रांड, सॉरी माफी हो, डब्बी ले लेते हैं, सिगरेट की पी लेते हैं, हम महंगे कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, हम अच्छी किताब नहीं खरीदते, हम कोई अच्छा उस्ताद नहीं ढूंढते, उसके गोडे नहीं कुटते। हमने तो ये किया, हमने तो ब्रीफकेस उठाए हैं, जुतियां सीधी की हैं तो सीखा, हमने तो उस्तादों की झाड़ें बर्दाश्त की हैं, सीखा। मैं तो आज तक, यकीन कीजिए, मैं फंस जाता हूँ। जा रहा था इस्लामाबाद 6 दिन पहले, एक क्वेश्चन वाले साहब साथ रहे, उन्होंने सवाल किया, मेरे पास जवाब नहीं था। अच्छा। मैंने जेलम कॉल की इरफानुल हक साहब को, मैं कहा मुर्शद फंस गए सवाल मेरा अर्जी है। उन्होंने जवाब दिया मुनीबा। मैंने शुक्रिया अदा किया, ओ भाई आपके पास सवाल ही नहीं है, आप मुतलाशी नहीं है तो कैसे सीखेंगे? सो बेस्ट वे है, इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। अच्छी किताब पढ़े, अच्छा को कोर्स अटेंड करें। पाकिस्तान में कल्चर नहीं है, बातें करते सारे लोग यार। अमेरिका में जाके देखें, टॉनी रॉबिन्स का जाके लेक्चर जरा सुने, कितनी दुनिया बैठी होती है। स्टीफन कुए के पुराने लेक्चर निकाल के देखें, कितनी दुनिया बैठी होती है। ये जाके देखें दुनिया में जो बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं, साइमन सिनिक है, रॉबिन शर्मा है, इनके सेशंस में, टॉनी रॉबिन्स की मैंने बुकिंग करवाई हुई है, उसमें फॉर योर वेरी कंफर्म लाखों लोग रजिस्टर करवाते हैं। तो यहाँ पाकिस्तानी क्या करते हैं? मेरे जैसा बंदा बताया ना जी, कल 1000 बंदे रजिस्टर्ड थे, वो ज़रबे देके कहते हैं अच्छा दिहाड़ी लाई है। हम ना नेगेटिव लोग हैं। हम कामयाब होना चाहते हैं, अपने उस्ताद से हसद करेंगे, अपने बाप से हसद करेंगे, अपनी माँ से हसद करेंगे, अपने सीनियर से, अपने मुर्शद से हसद करेंगे। अल्लाह के बंदो, हर बंदे का नसीब अपना अपना, जिससे सीखना है उसका अदब करो, तुम्हारे इल्म में बरकत होगी। जिससे सीखना है उसे हसद करोगे, बरकत नहीं मिलेगी, बरकत ही नहीं मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जो टॉलरेंस लेवल हमारा बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है, तो शायद मैशियत का भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मुतासर होते जा रही है। हमारी टॉलरेंस लेवल बर्दाश्त नहीं है, हम जल्दबाजी में हर काम करने की कोशिश करते हैं, हर फैसला हम जल्दबाजी में करते हैं, एट द एंड वो हमारे ऊपर ही पड़ जाता है, वो फैसला भी और वो सारी चीज़ें भी। टॉलरेंस लेवल बर्दाश्त किस तरह पैदा की जा सकती है? आज के टॉपिक के साथ जोड़ूंगा, जिसके लॉन्ग टर्म गोल्स है ना, उसके लिए माफ करना बड़ा आसान। सही है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, 10 बजने वाले, आपको पता है 10:20 पे मेरी मीटिंग है सुलेमान आबिद साहब से आज। अच्छा।
वो मेरे एडवाइजर भी हैं और बड़े अच्छे एनालिस्ट भी हैं और टीवी पे भी आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे अभी फर्ज करें लड़ाई हो जाती है बाबा जी के साथ में मैं क्या करूंगा? मैं इनसे माफी मांगूंगा, मैं कहूंगा 2 ला लो, मुर्शिद 2 लाओ, मैनू जान दो, क्योंकि मैं पहुंचना है। अगर कहीं पहुंचना है ना तो माफी मांगना, माफी देना आसान है, लेकिन कहीं जाना ही कोई नहीं है। तो मैं कहूंगा जी बाबा जी लूडो लाओ खेलने टाइम ही टाइम है ना, टाइम ही टाइम है। हमारी पूरी कौम का मकसद पता है प्रॉब्लम क्या है? मैं ये बड़ी सख्त संजीदा बात कहने लगूं, हजम कर लेनी है। अच्छा, पूरी कौम को 74 सालों में बेमकसद कर दिया इन सियासतदानों ने, इन बड़ों ने। हमारे सत्या सब ने मिलकर किया, एक का कसूर नहीं है। इन 74 सालों में पूरी कौम ब्लाइंड हो गई है, किसी का विजन ही नहीं है। मुझे बताएं 2025 का पाकिस्तान कहां होगा, 2030 का कहां होगा, 2040 का कहां? यहां लोगों के अपने गोल्स हैं, बस मेरी बोटी के लिए मैं बकरा ज़बह कर देता हूं। अल्लाह के बंदों, पूरी कौम खज्जल कर दिया आपने। और जब कौम का मकसद नहीं होता ना तो कौम रहती नहीं, हजूम बन जाता है। ये 22 करोड़ का हजूम है जो सड़कों पे आता है, तबाह कर देता है। ये 22 करोड़ का हजूम है। बेनजीर का जिस दिन शहादत होती है ना, जाके देखें, लोगों से पूछें कराची में क्या हाल हुआ था, दुनिया में क्या हाल हुआ था, कितना नुकसान पाकिस्तान का हो गया था। ये सड़कों पे आते हैं और यही हमारे सियासतदानों के बयान है। अगर मुझे गिरफ्तार किया तो मैं सड़कों पे ले आऊंगा। अल्लाह के बंदो, तुम्हारा अपना पोटेंशियल नहीं है, तुम ब्लैकमेल कर रहे हो, तुम हाईजैक कर रहे हो, तुम सच नहीं बताते, और ये झूठों के पीछे 22 करोड़ की पूरी कौम लगी हुई। अच्छा, उनका भी अपना गोल कोई नहीं है। एवरीवन हैव द पावर हंगर, हर कोई पावर हंगर के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो जब लीडरों के विजन नहीं होंगे तो कौम के विजन क्या होंगे? सर 1961 में जॉन एफ कैनेडी कहता है हमने चांद पे पहुंचना है इस दहाई में, वो चला जाता है दुनिया से शायद, और अमेरिकन जो है वो कदम रखते हैं जाके चांद पे 1969 में। 8-9 सालों के बाद चांद पे पहुंच जाते हैं। वो चांद को फतह कर रहे हैं, और पंजाबी में हमारे वॉशरूम्स में लिखा होता है तू ऐसे बैठे हैं लैट्रिन्स में लिखा होता है वो दुनिया चांद पे पहुंच गई, तो ऐसे बैठे। सर हम कहाँ बैठे हुए हैं? मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस कौम के हाल पे रहम करे, और आप अपने हाल पे भी खुदा के लिए रहम खाएं। सच को पहचानें, रैशनैलिटी पैदा करें। ओपिनियन मेकर बनना है तो पहले थोड़ी सी मेहनत करें, रिसर्च करें, फिर ओपिनियन। ये लगा लगाया फॉरवर्ड मैसेज, ये तो मोमिन की पहचान ही नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जो खुद तहकीक नहीं करता, सच को नहीं जानता और सुनी सुनाई बात को आगे फैला देता, झूठा है। यानी किसी के झूठा होने के लिए काफी, इतना ही काफी है कि उसने सुनी सुनाई बात को आगे फैला दी। हम पूरी कौम यही कर रहे हैं, यही सोशल मीडिया कर रहा है। नहीं समझ? तो हमें जानने की, रैशनैलिटी की जरूरत है। हम पहचाने कि यार लीडर होता कौन है, कौमों का विजन क्या होता है। तो बड़ी मंजिल का मुसाफिर, वासिफ साहब के जुमले से इख्तिताम, बड़ी मंजिल का मुसाफिर छोटे झगड़े में नहीं पड़ता। दरगुजर वो करेगा, चुराहे की लड़ाई वो छोड़ देगा जिससे वासिफ फरमाते हैं वाटरलू लड़नी है। वाटरलू जंग थी ना, जिसे जंगे अजीम लड़नी है ना, वो जंगे अजीम की वजह से छोटी लड़ाई नहीं लड़ेगा। वो कहेगा ताड़ी मार उड़ाना बाहू, असी आप ही उड़न हारे हो। वो हमें गेट आउट करने की जरूरत नहीं है, हमने चले जाना है। जब हमने चले ही जाना है तो फिर लड़ाई कैसी? फिर माफी मांग लेगा वो। माफ वो नहीं कर सकता जिसको वहम है उसने पक्का पक्का रहना। मतलब अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए बड़ी जरूरी है दरगुजर करना, दरगुजर करते हुए आगे जाना। कल एक इंटरनेशनल ब्रांड है, उसका पाकिस्तान का चैप्टर हेड मुझे मिलने आया था कराची से। उसने जुमला बोला, मैं चले वो नाम भी लेता हूँ, काउंसलिंग की सबसे बड़ी दुनिया की वेबसाइट है mentoga.com, और उसका चैप्टर हेड था फरीदून, मुझे मिलने आया। तो उसने जुमला बोला, उसने कहा शाह साहब मैंने सिलिकॉन वैली में काम किया, साइंटिस्ट के साथ काम किया, और इसका एक्सपोजर प्रोफाइल उसका इतना था। उसने कहा शाह साहब मैंने आज तक किसी कंजूस को तरक्की करते नहीं देखा। कंजूस को वहम होता है तरक्की कर रहा है, वो पैसा इकट्ठा किसी और के लिए कर रहा होता है। सही तरक्की करता है, खुले हाथ का तरक्की करता है, क्योंकि वो अपने पैसे को दूसरों को भी इंजॉय कराता है, खुद भी करता है। जो इकट्ठा करके बैठता जा रहा है, जमा मालूम वद दादा, अंधा हो गया, आंखों का अंधा, कानों का अंधा, दिल का अंधा। असल में अंधा वो है, सादी शराजी के दरवाजे पे जाके कोई दस्तक देता है, कहता है तरस खा सादी मुझे कुछ दे, मैं अंधा हूं। सादी ने कहा तेरे से बड़ा अंधा पता है कौन है? जो दिल का अंधा है। आंखों का अंधा तो देख नहीं सकता, दिल का अंधा तो पहचान नहीं सकता, उससे नफा नुकसान की समझ नहीं आती। कुरान कहता है वो जो है ना, मैं एक उसकी आयत की तशरीह मैंने कहीं सुनी नुमान अली खान की, कुत्ते के गले में जो पट्टा होता है ना, और लेंथ लस्सी की 2 फुट हो ना, कुत्ते को कोई तकलीफ नहीं है, खींचता है तो 2 फुट है। लेकिन 200 फुट का जब होता है ना रस्सी की लेंथ, कुत्ता भागता हुआ जाता है। पता क्या होता है? वो जो झटका लगता है ना उसको 200 फुट के बाद, वो बर्दाश्त नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने कईयों की रस्सी दराज की होती है, उनको जब झटका लगता है तो फिर पता लगता है कि कितनी तकलीफ, वो भाग रहे होते हैं, हालांकि 200 फुट का दायरा होता है। आप जितने मर्जी ताकतवर हैं,
उससे ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकती। जितने मर्जी आप इक़्तिदार वाले, उससे बड़ा इक़्तिदार किसी का नहीं है। तो आपका पटा, आपकी रस्सी 200 फुट की होनी है, तो इसे कहीं ना कहीं जाके एंड हो जाना है। पहचान जाएं और चुप करके पलट जाएं। वो फिर अपना बंदा बना लेता है, वो रस्सियां खोलता है, वो कहता है जी रहमान के बंदे। रहमान के बंदे जो है ना, पूरी कायनात उनकी है। वासा फरमाते हैं जो सखी है ना, उसका खजाना पूरी कायनात है। बुखील का खजाना तिजोरी में पड़ा है, सखी तो हाथ डालता है। अब ये देखें, मुझे क्या आप चाय नहीं पिलाएंगे? क्यों पिलाएंगे? कि वो मोहब्बत है सबसे, अदब है, मेरी छोटी बहन है, मेरे भाई हैं, दोस्ती है, एहतराम है। तो सखी के लिए तो पूरी कायनात खजाना है। बुखील कहता है जी मैं चाह पीनी कितों पीऊँ कहना है लबेगा जी, मैं उनको पिला दे, मुफ्त पिला दे। हाँ, पिलाने वाला मिलेगा। अच्छा, अब हमने बाकी लोगों के बारे में बड़ी बात कर ली, आप मुझे बताइए आपकी क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हैं? जो मतलब आज 5 तारीख है, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपने सोचा होगा कि इस साल मैंने क्या क्या करना है। मैंने कर दिया जी। अच्छा। चंदन तहलका मचा हुआ है। मैं तो अब कल से जहाँ बैठ रहा हूँ, हर कोई मुझे कह रहा है ये किया क्या है। एक तो मैंने फाउंडेशन से रिजाइन कर दिया जी, जो प्रोजेक्ट था मेरा सबसे बड़ा जिंदगी का, एक मेगा साइज का प्रोजेक्ट था। मैंने एज चेयरमैन रिज़ाइन किया है, कॉन्ट्री सीट ले ली है, और मैं एक सोशल रिफॉर्मर लीडर के तौर पे हाजिर हूँ। बाकी की सारी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए रख दी, और फी से बिरला हाजिर हूँ। जिसको मेरी ज़रूरत है मुझे बुलाए, मैं आ जाऊँगा। कोई लेक्चर चाहिए, कोई कंसल्टेंसी चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए, मैं कहता हूँ सारी जमातों को चाहिए, तमाम की तमाम पॉलिटिकल जमातों को चाहिए, फौज को चाहिए, जुडिशरी को चाहिए, मैं हाजिर हूँ। जाना, अब क्या बात है, क्या बात है। मारूफ उस्ताद कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और कामयाबियों का सफर किस तरह हमने तय करना है उस पर बात की। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं इस पर। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं। और जनाब, क्या किसी ने खूब कहा है कि मरे को मारे शामदार, यानी कि जहां महंगाई की शरह 24.5% से भी तजावुज़ कर जाए, जहां मुर्गी और रोटी की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाए, आटा, दाल, चीनी की कीमतें आसमान को छू जाएं, पेट्रोल की कीमतों को आग लग जाए, बिजली और गैस इतनी नायाब कि अब सिर्फ अजायब घर में ही सजाई जाए, वहाँ मसाइल नहीं बल्कि मसाइलिस्तान से भी बढ़कर कैफियत हो जाती है। अजब बेयकीनी की सूरत हाल पाई जा रही है। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की जानिब से मंगल को तवानाई की बचत समेत कई इक़दामात का ऐलान किया गया, जिनका मकसद हुकूमत के नज़दीक दरामदी बिल में कमी करना है। और हुकूमत की जानिब से बाजार रात 8:30 बजे और शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद करने का ऐलान किया गया है, जबकि ये भी कहा गया है कि मार्केट में मौजूद गैर मौसर पंखों और पुरानी तर्ज के जो बल्ब हैं, उनकी वजह से जो बिजली ज़ाया हो रही है उसका सद्देबाब भी किया जाएगा। और इसके अलावा गीजर्स को गैस की बचत के लिए मौसर बनाने, मुल्क भर में ई-बाइक्स मुतारिफ करवाने समेत दीगर इक़दामात भी हुकूमत के ऐलान करदा मंसूबे में इस वक्त शामिल हैं। जबकि दूसरी जानिब ताजरों के बाद अब पंजाब हुकूमत ने भी वफाकी हुकूमत के रात 8:30 बजे दुकानें बंद करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। और पंजाब हुकूमत का कहना है कि तमाम स्टेक होल्डर्स और चैम्बर के जो नुमाइंदे हैं उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत के बाद ही मामला काबीना में लेकर जाएंगे। यानी कि वफाकी हुकूमत एक तरफ और ताजर बरादरी और पंजाब हुकूमत एक तरफ खड़ी हुई नजर आ रही है। और वफाकी तवानाई बचाओ मुहिम और पंजाब हुकूमत के इनकार के हवाले से जनाब हम आज बात करेंगे कि किस तरह के ये पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं और इससे कितना नुकसान होगा और कितनी बचत होगी, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब हैं, सदर हैं अंजुमन ताजरान लाहौर के, और नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर ने भी हमें ज्वाइन किया है। अब्दुल कादिर, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, और मुजाहिद साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। मुजाहिद साहब, सबसे पहले तो बताइए, क्या ये पॉलिसी से आप मुत्तफिक हैं जो 8:30 बजे रात बंद करने, दुकानें बंद की जा रही हैं? वफाक एक तरफ है, ताजरान बरादरी एक तरफ है, पंजाब हुकूमत भी आप लोगों के साथ खड़ी हुई नज़र आ रही है, तो इनकार ही आप लोगों ने करना है? उसमें बात ये, पहले हुकूमत जो है कि अपनी दुरुस्तगी कर ले, वो आपस में फैसला कर लें कि वो क्या करना चाहते हैं। सही। उन्होंने अवाम को जो मजाक बनाया हुआ है, जो इस मुल्क पाकिस्तान को खाड़ा बनाया हुआ है, सियासी खाड़ा, उससे बाहर निकलें
इस टाइम मुल्क को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि सियासी रंजिशें छोड़ के कि वो बात करें मुल्क को कैसे बचाया जा सकता है। सही। और ये नहीं कि इसमें आप वफाकी हुकूमत कुछ के, पंजाब हुकूमत कुछ के, इंतहाई अफसोस है। हालांकि अगर देखा जाए तो सिंध हुकूमत भी नहीं राज़ी इस चीज़ पे, इस फैसले पे। कराची के भी ताजर यही कह रहे हैं कि हम इसे मंजूर नहीं करते। आया यहाँ के ताजरों का क्या कसूर? ये जो बात इन्होंने की कि कम से कम अपनी स्टेटमेंट देने से पहले वो सोचें कि पंखे और पुराने बल्ब, अभी कौन सा पंखा चल रहा है? हमारे पंखों पे इनको इतराज़ है जिसका हमने बिल देना है। अपने जो इनकी शाख खर्ची हैं, जो इनके एसी चलते हैं, जो आजकल इन्वर्टर हीटर चल रहे हैं, आया उस पर गौर नहीं। बेतहाशा दफातर में हमने निशानदेही भी करते रहे कि जनाब एसी चलते रहते हैं जिसका बिल जो है अवाम देती है, कि इसे सहूलत दी जाए, ना कि इसे ज़हमत दी जाए। हालांकि वज़ीर आज़म साहब बड़े यानी काबिल शख्सियत हैं और वो समझते भी हैं ताजरों के मसाइल को। आजकल तो महंगाई का जो हाल है कि लोगों से किराए देना तो दूर की बात, घर के खर्चे नहीं पूरे हो रहे, बच्चों की फीसें नहीं दी जा रही, कि आया उन्हें मज़ीद सहूलत देनी चाहिए, ना कि कोई ऐसी चीज़ उन पर लटका दी जाए, उन पर परेशानी कर दी जाए। मैं समझता हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ इससे रिश्वत का बाजार जो है गर्म होगा। पुलिस जो है मार्केटों से पैसे लेना शुरू कर दिए हैं। और हमने हालांकि परसों एक मार्केट में जब ऐलान हुआ, मार्केट में पुलिस वाले आए जी बंद कर दें। अच्छा। उन्हें कहा जनाब जरा नोटिफिकेशन तो दिखा दें। सही। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। और नहीं जी नहीं, बस वफाकी हुकूमत ने ऐलान कर दिया। हमने कहा आप तो पंजाब के ज़िम्मे अंडर आते हैं। पंजाब हुकूमत कह रही है कि हम नहीं मानेंगे। पहले आप अपना फैसला करके आए, फिर अवाम को तंग करें। और इन्हें सोचना ये चाहिए कि होलसेल मार्केट तो वैसे बंद हो जाती है 6-7 बजे, तो वैसे ही वो बंद हो 7 बजे 7:30 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं होलसेल मार्केटें। रिटेल की चंद मार्केटें हैं जिनमें अनारकली है, माल रोड है, लिबर्टी मार्केट है, क्रीम ब्लॉक है, और इसी तरह मलहिका जो गली मोहल्लों की छोटी छोटी मार्केटें हैं, या जोहर टाउन मार्केट है। कि भाई आया वो तो वो बेचारे अगर 10 बजे तक काम कर लेंगे तो इनका क्या जाएगा? लाइट वैसे नहीं देते। अभी भी आप देख लें कि भाई दिन में, हालांकि सर्दियाँ हैं, दिन में जो है मार्केटों में लाइट नहीं होती। यहाँ होना अवाम को ये सहूलतें कोई देते हो फिर तो अच्छा लगता है, इनको कहते भी, और अवाम भी ताउन इसी सूरत में करे। और हालांकि अगर कोई लोग सोलर पे आना चाहते हैं, ये इन्होंने उसमें जो है कमी कर दी, ताकि कहीं ना बिजली ज़्यादा होगी, हम कहाँ से खरीदेंगे? असल तो तवानाई बचाना है ना। तवानाई का अगर एक इंसान एक घर बनाता है, अगर एक प्लाजा बनता है, उस पर ये जो है जिस तरह आपने बाकी लवाजमात ये पूरे करते हैं कि नक्शे में, उसमें ये कर देंगे भाई तुमने इतने प्लान में इतनी बिजली, तुमने सोलर सिस्टम का ये जो है करना है, तो आया वो मैनेज हो जाएगा। कि आपस में मिलजुल के चलना चाहिए, ना कि सियासी रंजिश में दुकानदारों को, ताजरों को जो अवाम जो है वो पैसे ये नहीं होना चाहिए। असल बात है अवाम जो है पैसे, बिल्कुल ऐसे ही है कि जो दफ्तर से या नौकरी पेशा लोग हैं जो जाएंगे तो वो घर जाके फिर ही अपने बीवी बच्चों को साथ बाकी मामला देखते हैं, बाजार जाना होता है, खरीदो फरोख्त करनी होती है, तो उनके लिए तो एक मुश्किल की घड़ी होती है कि जनाब 8:30 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी, उसके बाद हम क्या करेंगे। अच्छा अब्दुल कादिर, आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब दोनों जो हुकूमतें हैं वो सामने आ खड़ी हुई हैं। पंजाब हुकूमत ताजराने जो जितने भी हमारे ताजर बरादर उनके साथ खड़ी, वफाकी हुकूमत कह रही है कि हम लोगों ने बिजली बचाओ मुहिम चलानी है और जो दुकानें बंद करें। तो ये इसी तरह चलेगा तो क्या टसलबाजी चलती रहेगी? अच्छा, इसमें जो है ना वो सारी जो हैजानी कैफियत है ना वो मार्केट्स में ही नज़र आएगी। जिस तरह अगर वफाकी हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया, अब जो है वो एक नया ऐलान ये आया है कि अगर ताजरान जो हैं वो दुकानें बंद नहीं करना चाहते, पहले मरहले में हम कोशिश करेंगे जी कि हम दुकानें बंद करें, 8:30 बजे के बाद मार्केट्स बंद हों, 50% जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो बंद हों, और एक जो कौमी बचत तवानाई बचत स्कीम जो है उस पर अमल दरामद किया जाए, और इस बचत के तहत जो है वो तकरीबन 200 अरब रुपए बचाने की एक जो है वो पॉलिसी दी गई कि इससे 200 अरब रुपए जो है वो बचेगा। अब सूरत हाल ये हुई है कि वफाकी हुकूमत ने अब एक नया जो है वो बयान दिया है कि अगर दुकानें खोलना चाहते हैं ताजर, तो फिर जिस टाइमिंग का हम कह रहे हैं कि बंद करें रात के औकात में या शाम के औकात में, तो उसके बाद जो है वो बिजली इंतहाई महंगी कर दी जाएगी कि दुकानें खुल ही ना सकें। अच्छा।
मार्केट्स की सूरत हाल इस वक्त ये है कि आप दोपहर 12-1-2 बजे आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, आपको रश नहीं नज़र आएगा। एक तो सर्दियों और धुंध की वजह से लोग सड़कों पे भी कम निकलते हैं, बाहर जो है वो बाज़ारों में भी कम जाते हैं। बाज़ारों में ज़्यादा गहमा गहमी जो है वो एक खुले मौसम में होती है और शाम के औकात में होती है। और मेरे ख्याल में वफाकी हुकूमत ने आइंदा जो है उसके लिए पॉलिसी बनाई है, क्योंकि जब मौसम खुलेगा और धुंध जो है वो छटेगी और कदरे बेहतर होगा मौसम, तो उसके बाद जो है वो मार्केट्स में जो एक मुआशी सरगर्मियाँ जो बढ़ेंगी उन मुआशी सरगर्मियों के हवाले से जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की है। और जहाँ तक स्ट्रीट लाइट्स की बात है कि 50% जो है वो स्ट्रीट लाइट्स बंद कर दी जाएंगी सड़कों की, गलियों की और कौमी शाहराहों की, तो पहले ही क्राइम रेट इतना ज़्यादा है, मेरा ख्याल है उससे तो क्राइम रेट और भी ज़्यादा बढ़ेगा। हाँ। असल चीज़ बचत जो है, अगर आपने किसी चीज़ की बचत करनी है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपने जो है वो अपने घर का बजट बनाना है और उसमें अगर आपने बचत करनी है तो आप कहें कि जी अद्वियात खाना बंद कर दें, मेडिसिन लाना बंद कर दें, नेसेसिटीज़ जो हैं उसको लेके आना। बिजली जो है वो अब तो जो है वो मतलब ज़िंदगी का लाजमी जुज़ बन चुका हुआ। अगर बिजली नहीं है, बिजली गैस ये तो लाजमी जुज़ है, इसके बगैर जो है वो ज़िंदगी नहीं चल सकेगी। और जिस तरह आपने कहा कि जो हुकूमत है वो अपनी जो है वो कुर्बानी नहीं देती, वो हमेशा जो है वो आवाम की कुर्बानी ही देती है। तो अगर देखा जाए तो ये जितने भी हुकूमती दफातर हैं वहाँ पे गर्मियों में अफसर आए हुए हैं, साहब आए हुए हैं, नहीं आए हुए हैं, एसी चल रहा है, वो कौमी बचत में नहीं आता, शायद वो इस कौम में नहीं आते, इसलिए वो एसी जो है वो हीटर्स पे होंगे। बिल्कुल, अब तो जो है वो हीटर्स पे है और हीटर्स पे हैं। अगर एसी जो है वो हीटिंग का काम नहीं कर रहे तो इलेक्ट्रिक हीटर लगाया हुआ, मतलब कि कौमी बचत स्कीम जो है उसमें कौम के ये अफसरान और ये नुमाइंदगान भी आते हैं, या सिर्फ एक गरीब कौम के जो नुमाइंदे या जो एक इकाई है आवाम वो ही आते हैं। इस हवाले से जो पंजाब गवर्नमेंट है उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि मुआशी सरगर्मियाँ या मईशत जो है वो पहले इंतहाई ज़्यादा सुकड़ चुकी हुई है, इसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है मुशावरत के बाद जो है वो एक पॉलिसी दी जाए ताकि उस पर अमल दरामद हो सके। अब ऐसा नहीं है कि अब जिस तरह जो वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ साहब है उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि तमाम ताजरों से हमने मुशावरत कर लिया, लेकिन जो हर मार्केट में मसला ये है कि हर मार्केट में 4 तंजीमें बैठी हुई हैं। एक तंजीम जो है वो हुकूमती जो है वो मौक़िफ़ को मार्केट में फैलाती है, उनको बुला के अगर मुशावरत की है तो इससे मुशावरत ना ही करते तो बेहतर था, क्योंकि उन्होंने फिर भी हुकूमत का ही साथ देना था। रही बात स्टेक होल्डर से मुशावरत की, तो स्टेक होल्डर्स में चैम्बर्स आते हैं। किसी भी शहर का जो चैम्बर होता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वो उस शहर की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, चाहे उसमें ट्रेडर्स आ जाएं, चाहे उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाएं, चाहे उसमें इन्वेस्टर आ जाएं, वो उनको रिप्रेजेंट कर रही होती है और उनका नुमाइंदा जो है वो किसी भी हुकूमत या किसी भी सियासी जमात का नुमाइंदा नहीं होता, उनका एक अपना नुमाइंदा होता है, उनके साथ मुशावरत की जाती तो ज़्यादा बेहतर था। और पाकिस्तान में जो एपेक्स बॉडी है वो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर है, जो कि तमाम चैम्बर और तमाम एसोसिएशंस को हेड करती है, जिसे FPCCI भी कहा जाता है, उसके साथ मुशावरत की जाती है। उससे जो है वो उससे तो जितनी दफ़ा हमने मौक़िफ़ लिया है ना चैम्बर वालों से, उन्होंने कहा हमसे किसी तरह की भी मुशावरत नहीं की जाती। कोई पॉलिसी मुरतब की जाती है तो हमसे ना पूछा जाता है ना हमें बताया जाता है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। असल में कहा जाता है कि जनाब हमने सबसे असल में ये जो पॉलिसी बनाने वाले जो पॉलिसी बनाते हैं, ये हुकूमती अराकीन जो है वो पॉलिसी नहीं बनाते, ये हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक अदादो शुमार का जो है वो एक गोरख धंधा देती है। जी इतने घंटे बिजली बंद होगी ये हो जाएगा और इतने घंटे बिजली चल जाएगी तो ये हो जाएगा, और उसी पर हुकूमत को जो है वो सारी पॉलिसी लेके चलनी पड़ती है। जबकि जो इस पहिए को चला रहा है, जो इस मईशत को चला रहा है, उससे तो पूछा ही नहीं जाता वो क्या चाहता है, उसका क्या मौक़िफ़ है। शायद उनके पास कोई अच्छी इससे भी बेहतर कोई पॉलिसी वो आप लोगों को बता सके कि अच्छा इस तरह अगर कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो मुझे ऐसा, जिस तरह उन्होंने बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने सारे जितने भी बरादरी थी ताजर की उनसे बात की, आप लोगों से कोई मुशावरत के लिए आया, कुछ पूछा गया आप लोगों से कि नहीं? मेरे ख्याल से सबसे पहले मीडिया को इत्मीनान में लिया जाता है। अच्छा। और उनको दिखाया जाता है कि आया कौन कौन से ताजर गुजरा से मुलाकात कर रही हैं, क्या वो किसी मीडिया पे या सोशल मीडिया पे क्या ये आया कि वो कौन से ताजर थे जो रात के अंधेरे में इन्होंने बिजली बंद करके रात 8:30 के बाद बुलाए और उनसे जो अपनी मनपसंद मशावरत की और फिर उनको जो है ना उसी तरह चोर रास्ते वापस भेज दिया।
जैसा कि हमारे भाई ने बात की कि भाई हर मार्केट में तंजीमें हैं, तंजीमें तो एक अरसे से चलती आ रही हैं कि भाई, लेकिन बात ये है कि जो अवाम है, जो ताजर पिस रहे हैं, कि उसका जिम्मेदार कौन है। अगर इन्होंने बिजली बंद करनी है, क्या GOR में बिजली बंद होती है? क्या मुझे बताएं, ये जितनी स्पेशल लाइंस जो बिछती हैं CM हाउस में या PM हाउस में या दीगर वुज़रा के, क्या वहाँ बिजली बंद होती है? कि मुझे ये बता दिया जाए कि उसमें इन्होंने जो इनकी ज़ाती जो प्रोटोकॉल चलता है, क्या किसी प्रोटोकॉल में कमी आई है? अगर ये बात करें कि नहीं जी वक्त की ज़रूरत है जी, एक डेकोरम होता है, जनाब डेकोरम ये मोहम्मद जुनेजो खान साहब जो इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने तो नहीं प्रोटोकॉल लिया। और हमारे इसी तरह जो है दीगर कई वुज़रा ऐसे गुजरे, वज़ीर आज़म गुजरे हैं कि उन्होंने जो है प्रोटोकॉल तो नहीं लिए। उन्होंने जो बिडन रोड पे रहते थे, वो बेचारे हमारे बुजुर्ग वज़ीर आज़म, वो वज़ीर आज़म बन के भी उन्होंने वही रहा। उन्होंने कहा मैंने प्रोटोकॉल नहीं लेना। कि आया उसमें कमी करें। फायर ब्रिगेड जो है प्रोटोकॉल में चलती है, वो भाई कौन सी आग बुझानी है उस फायर ब्रिगेड ने, एम्बुलेंस चलती है और उसके बाद 20-20 गाड़ियाँ चलती हैं। ये वही वुज़रा हैं कि जो इस मुल्क से चंद घंटों दूर बाहर कहीं जाते हैं बगैर किसी साथी के, अपना सामान खुद उठाते हुए ये जो है सड़कों पे अक्सर यही जो आप शाह खर्चियों की बात कर रहे हैं ना, इन्हीं में कुछ चीज़ें हैं जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो हमने निकाले हैं कि वफाकी हुकूमत की कितनी सादगी अपनाओ जो मुहिम है वो चल रही है। उस हवाले से हमने सबको बताना है, क्योंकि जनाब एक तरफ तो बचाओ मुहिम, बिजली बचाओ मुहिम और मईशत को बेहतर करने के हवाले से बात की जाए, तो दूसरी जानब जो हुकूमतें हैं वो शख्सियात की शाह खर्चियाँ एक लम्हा फिक्रिया भी है। क्योंकि जो हुकूमती शख्सियात की शाह खर्चियाँ, काबीना डिवीज़न की बुलेट प्रूफ कीमती गाड़ियाँ किस किस के इस्तेमाल में हैं वो मैंने आपको बताना है। और दस्तावेज़ के मुताबिक ना 3 साबिक वज़रा आज़म समेत 14 अहम शख्सियात के पास इस वक्त कीमती बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ इस्तेमाल में हैं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेरे इस्तेमाल वफाकी हुकूमत की 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं और राजा परवेज़ अशरफ के पास बुलेट प्रूफ लैंड क्रूज़र 2017 और लैंड क्रूज़र 2015 ज़ेरे इस्तेमाल है। और राजा परवेज़ अशरफ के पास एक बुलेट प्रूफ गाड़ी बतौर साबिक वज़ीर आज़म थी और एक अब स्पीकर की हैसियत से उनके पास है। और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के पास भी काबीना डिवीज़न की बुलेट प्रूफ BMW जीप 2016 ज़ेरे इस्तेमाल है। और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हाकान अब्बासी के पास भी BMW जीप 2016 इस वक्त उनके ज़ेरे इस्तेमाल है। चेयरमैन सेनेट की अगर बात की जाए तो सादिक संजरानी साहब के पास भी बुलेट प्रूफ टोयोटा लैंड क्रूज़र 2017 है। वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी अताउल्लाह तारड़ के पास भी काबीना डिवीज़न की बुलेट प्रूफ जीप 2016 ज़ेरे इस्तेमाल है। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जाहिद अकरम दुरानी के ज़ेरे इस्तेमाल बुलेट प्रूफ लैंड क्रूज़र 2015 है। मौलाना फजलुर रहमान के जो साहबजादे हैं मौलाना असद महमूद के पास भी सरकारी बुलेट प्रूफ लैंड क्रूज़र ज़ेरे इस्तेमाल है। और वो क्योंकि कम्युनिकेशन के वफाकी वज़ीर भी हैं, वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो के पास भी बुलेट प्रूफ लैंड क्रूज़र 2015 ज़ेरे इस्तेमाल है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की बात कर ली जाए तो उनके पास भी जनाब बुलेट प्रूफ लैंड क्रूज़र 2015 ज़ेरे इस्तेमाल है। चेयरमैन PAC नूर आलम खान के पास भी बुलेट प्रूफ लैंड क्रूज़र 2015 है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के पास भी बुलेट प्रूफ BMW 2016 ज़ेरे इस्तेमाल है। सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर के पास भी बुलेट प्रूफ टोयोटा लेक्सस जीप 2013 ज़ेरे इस्तेमाल है। और वाज़ेह रहे कि इन शख्सियात के पास जितनी भी बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं ना, उनकी फराहमी की वज़ीर आज़म ने ही मंजूरी दी है, तो उनके पास ये ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ियां मौजूद हैं जो वो अब तक इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, तो ये शाह खर्चियां हैं और इस हवाले से हमने आपको बताया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो है ना वो भी जो है वो ज़ेरे वो रहनी चाहिए कि ये बुलेट प्रूफ गाड़ी अकेली सड़क पे नहीं जा रही होती, इसके साथ और भी पूरी चीज़ें उसके साथ एक पूरा जो है ना वो फौज जफर मौज जो है ना वो भी साथ साथ जा रही होती है। ये स्क्वाड होता है पूरा एक अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी अगर आपको एक मिली है तो उसके साथ पूरा स्क्वाड मिला है, अगर 2 है तो 2 स्क्वाड। कि एक तरफ
आपकी इतनी ज़्यादा शाह खर्चियाँ हैं, दूसरी तरफ आप आवाम को रोल रहे हैं, उनके खिलाफ इस तरह की पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं कि जीना दोभर हो रहा है, महंगाई अपने अरूज पर जा रही है, कीमतें हमसे कंट्रोल हो नहीं पा रही, तो फिर इन शाह खर्चियों का क्या फ़ायदा? फिर आप लोग तो अपने सारी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, मज़े में है, आवाम पिस रही है। इसी को कहते हैं कि कौल और फेल में तजाद। अगर आप कौम से एक चीज़ की तवक्का कर रहे हैं कि वो इस मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ी हो, लेकिन आप कौम के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, आप अपने आप को अलग रख रहे हैं, आप अपने खुद को भी और अपने साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, अफसरान जो हैं, जिनमें ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, जिनमें वज़रा मशाइर जो हैं वो भी शामिल हैं, उनको आप अलग खड़ा कर रहे हैं। तो फिर लोग, इस वक्त की सूरत हाल भी है कि कल शादरा मार्केट के लिए पुलिस ने जो है वो दुकानें बंद करने के लिए जो है वो तकरार की ताजरों के साथ। इसी तरह मुख्तलिफ जो छोटी छोटी मार्केट्स या बाज़ार हैं, जिन्हें रिटेल बाज़ार या परचून बाज़ार भी कहते हैं, वहाँ पे भी ये सूरत हाल है। और ये सूरत हाल जो है वो अल्टीमेटली आके जो है ना वो ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस के लिए जो है ना ये एक सोने की चिड़िया पॉलिसी साबित होगी, क्योंकि हमने कोरोना में भी देखा जब सख्त तरीन पूरी दुनिया बंद थी, ना सिर्फ लाहौर, पूरी दुनिया बंद थी, लेकिन लाहौर के बाज़ारों में शटर खुलते थे, शटर बंद होते थे और उसी का एक रेट था, काम चल रहा होता था। अब अगर यही सूरत हाल रहनी है, सबसे पहले होता है कि आप एक पॉलिसी देते हैं कि जी आपको जो है वो सोलर पे जाना है, तो इतने अरसे के लिए जाना है, उसके बाद हम, अगर आपके पास सोलर नहीं, हम आपको दुकान नहीं चलाने देंगे। अगर एक बंदे के पास गाड़ी का लाइसेंस नहीं है तो उसका चालान हो जाता है। इसी तरह अगर एक जो प्लाजा है या एक दुकान है या अगर कोई इंडस्ट्री है और उसके ऊपर एक स्पेसिफिक शरह की बिजली जो है वो सोलर की नहीं बन रही, तो उसके ऊपर भी चालान होना चाहिए। बिजली इस तरह के ऑल्टरनेटिव पर हमें बात करनी चाहिए ना, मतलब सिरे से ही हमें हर चीज बंद नहीं कर देनी चाहिए। अच्छा, मुझे साहब आपकी तरफ आऊंगी, जब भी कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाती है ना, तो सबसे पहले जितनी भी जो हमारी ताजिर बरादरी उनकी गर्दन पे ही छुरी फेरी जाती है। तो सबसे पहले ताजिर बरादरी ही क्यों आती है, उन्हीं के ऊपर क्यों सारी जिम्मेदारी डाल दी जाती है? मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म साहब को ब्यूरोक्रेसी चलने नहीं देगी, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब को इस चीज़ का सोचना चाहिए कि आया आप आज आगे ताजरों को ही जो है तंग कर रहे हैं। हर रोज़ एक जैसे स्क्रू होता है ना, उसको टाइट करें कि उसकी एक चूड़ी टाइट हो जाएगी, तो इसी तरह वो ताजरों को ही, जो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं, उन्हीं को इन्होंने पिसने का इरादा किया हुआ है। अगर इन्होंने बिजली बचानी है कि जितनी ये सोसाइटीज बन रही हैं, उन्हें कहीं आपने नक्शा पास नहीं करना जितनी देर तक हर घर सोलर सिस्टम अपना नहीं आएगा। ठीक है, जितने प्लाजे बन रहे हैं और सारा रिकॉर्ड इनके पास है, महकमे जो है मार्केटों में आखिर आते हैं, कोई अगर प्लाजा बन रहा है, कोई दुकान बन रही है, ये उससे आके उसका सारे लवाजमा चेक करते हैं, क्या ये सोलर भी चेक किया जा सकता है। और रही बात, ये तो आपने बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो ये तो बता दी, जो आधी से ज्यादा जितनी बताई है, इससे ज्यादा जो हमारी ब्यूरोक्रेसी इस्तेमाल कर रही उनके है, पास वो तो किसी खाते में नहीं है अभी। बिल्कुल ऐसे क्या है उनका पेट्रोल, अपनी शाह खर्चियां कम करेंगे तो मेरे ख्याल से आवाम के बारे में सोचा जाएगा। अगर दूसरी गाड़ियां एक ये गाड़ी देके 4 गाड़ियां आ जाएं, उसी मॉडल की 4 गाड़ियां आ जाएं, अगर इसका पेट्रोल जितना लगता है दूसरी गाड़ी के इससे आधा लगता है, अगर इन्होंने बचाना है तो इसी तरह। वक्त की थोड़ी सी किल्लत थी, मजीद इस पर भी हम एक और सेगमेंट रखेंगे और इस पर बात करेंगे। मुजाहिद मकसूद बट हमारे साथ मौजूद थे, सदर अंजुमन ताजरान लाहौर हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और अब्दुल कादिर ने भी हमें ज्वाइन किया था। अब्दुल कादिर, आपका भी बेहद शुक्रिया। आप एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से, जिसमें हम सेहत के हवाले से खास तौर पर बात करते हैं। जनाब, सर्दी का मौसम जहां अपने साथ नज़ला ज़ुकाम जैसी बीमारियां लेकर आता है ना, वहीं सर्दियों में सर के बालों का गिरना भी एक अहम मसला तस्वुर किया जाता है। और रिसर्च के मुताबिक बताया जाता है कि रोज़ाना की बुनियाद पर 50 या फिर 100 तक बालों का गिरना ना एक नेचुरल प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस की वजह से नए बाल आते हैं और जो खाम बाल होते हैं वो गिर जाते हैं। लेकिन अगर आपके नेचुरल बाल गिरने से ज़्यादा मिकदार में अगर आपके बाल गिर रहे हैं ना, तो वो परेशानी का बायस भी बनते हैं। और ख़ास तौर पर अगर ख़वातीन के हवाले से बात कर ली जाए, तो ख़वातीन की खूबसूरती का सबसे अहम हिस्सा हमारे बाल ही होते हैं। और हमारे बाल अगर रेशमी हों, लंबे हों और मुलायम नज़र आएँ,
तो फिर ख़वातीन की जो खूबसूरती है, जो एतमाद होता है, उसको जनाब और भी चार चांद लग जाते हैं। जबकि दूसरी जानिब घने बाल इंसानी शक्ल सूरत में खूबसूरती और कशिश में भी इजाफा करते हैं, और इसके बरक्स बालों का गिरना, कम हो जाना या फिर गंजापन मर्दों के लिए भी परेशानी का बायस बनता है। और सर के बालों के गिरने से मर्द और ख़वातीन दोनों ही मुतासिर होते हैं और परेशान भी होते हैं। तो दोनों की परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए ना आज हमने अपने गेस्ट से आपकी मुलाकात करवानी है कि बालों के गिरने को कैसे रोका जा सकता है, और जो डैंड्रफ हो जाती है और दीगर मसाइल कैसे ख़त्म किए जा सकते हैं, कौन कौन सी ग़िज़ा खाई जाए जिससे बाल मजबूत हों, लंबे हों और ख़ूबसूरत हमारे दिखाई दें। आज हम उस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जनाब लाइबा इमरान हैं, हेयर एक्सपर्ट हैं, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है मोइना बेग हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। मोइना, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, और लाइबा आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। दोनों ठीक ठाक होंगी और सर्दी इंजॉय कर रही होंगी आप दोनों ही। अच्छा जी, सबसे पहले लाइबा आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर्दियों का बड़ा ये टेंशन वाला माहौल होता है कि सर में इतनी ज़्यादा खुश्की हो जाती है, डैंड्रफ हो जाती है, और बड़ा मसला होता है ये। तो मुझे बताइए क्या इसकी रीज़न क्या है कि हर किसी को ख़ासतौर पर सर्दियों में डैंड्रफ का मसला देखना पड़ता है? डैंड्रफ या स्क्री वगैरह इट इज़ लाइक वेरी कॉमन, और ये हर सीजन में होती है, लेकिन सर्दियों में ज़्यादा हो जाती है हाँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई और डस्की सी एयर हो जाती है और हमारे बालों को ज़्यादा मॉइस्चर रिक्वायर्ड होता है एज कम्पेयर। बट बिकॉज क्योंकि सर्दियां हैं और हम लोग इसको निगलेक्ट कर देते हैं, हाइड्रेट नहीं कर रहे होते, प्रॉपर मॉइस्चर नहीं दे रहे होते, सो दैट्स वाई डैंड्रफ, स्क्री और हेयर फॉल वगैरह सारे इश्यूज बढ़ जाते हैं। सही सो या तो ये क्या मतलब हम लोग गर्म पानी के साथ भी नहाते हैं, सर धोते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है कि ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है? जी बिल्कुल, हम लोग ऑब्वियसली मॉइस्चर नहीं, बल्कि हम मॉइस्चर उनसे निकाल रहे होते हैं गर्म पानी इस्तेमाल करके। अच्छा। एंड वी आर नॉट ऑयलिंग इट प्रॉपरली, हाइड्रेट नहीं बॉडी को कर रहे होते। हमारी स्किन और बालों को ऑब्वियसली सेम लेवल ऑफ हाइड्रेशन चाहिए, और बालों को तो बिल्कुल हम भूल ही जाते हैं, रैप कर लेते हैं, नहाते इतने इतने दिनों बाद हैं। सो ऑब्वियसली डैंड्रफ इज लाइक द कॉमन इशू, एंड हेयर फॉल भी होना शुरू हो जाता है उसकी वजह से। अच्छा मोइना, आपकी तरफ आऊँगी, मुझे बताइए कैसी ग़िज़ा खानी चाहिए अगर इस तरह का प्रॉब्लम होती है? ख़ासतौर पर सर्दियों में बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं हमारे डैंड्रफ की वजह से, तो कौन कौन से फूड हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें खाना चाहिए? सबसे पहले तो मुनीबा अगेन वही कि कोई भी जैसा हेयर है, स्किन है, हम अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि उसके लिए नंबर 1 बैलेंस डाइट है। ओके। जब भी आपकी नरिशिंग फूड्स आप कम ले रहे हैं ना, तो उस तरह से रीग्रोथ नहीं हो रही। अगर नेचुरल फॉल भी हेयर हो रहे हैं तो रीग्रोथ होनी चाहिए। तो बैलेंस नंबर 1 है। लेकिन कुछ फूड ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, जैसे जो हमारा हेयर फॉलिकल जो कैरेटिन है वो प्रोटीन है, तो प्रोटीन का इंटेक बहुत अच्छा है। उसमें एग, मीट, फिश ये सब बहुत आते हैं, और सर्दियों में तो ज़्यादा मौका होता है हमारे पास प्रोटीन इंटेक करने का। फिर विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके वो आपके सीबम प्रोडक्शन अच्छी करता है, वो आपको ये फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल से मिल जाता है। इसका विटामिन सी। फिर विटामिन ई की बड़ी इंपॉर्टेंस है, जो सीड्स और नट्स से मिल रहा होता है। तो ये है कि पूरा बैलेंस। अब आप देखेंगे कि लोग अक्सर कह रहे थे हम मल्टी विटामिन ले रहे हैं, आप कौन सा ले रहे हो? तो हम ये कहते हैं कि ये वही विटामिन हैं जो फूड्स में प्रेजेंट हैं। अगर आप डेली अपनी इंटेक ऐसी बैलेंस करते हैं तो आपको ज़रूरत ही नहीं एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स और इन चीज़ों की टेंशन लेने की, क्योंकि जितनी आपकी हेल्दी बॉडी होगी ना, स्किन और बालों की वेयर एंड टीयर उसके हिसाब से होगी। ऑल्दो एक्सटर्नल केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सन डैमेज, एयर पोल्यूशन ये सब ख़राब करें, उसके साथ साथ इंटरनल केयर भी बड़ी ज़रूरी है। जब तक आपके इंटरनली आप अच्छे नहीं होंगे, आपकी बॉडी अच्छी नहीं होगी, तब तक आपके आउटर लेयर जो है ना उसके ऊपर भी फिर डैमेज ही होंगे, आपकी स्किन भी ख़राब होगी, आपके बाल भी ख़राब होंगे। अच्छा लाइबा, अगर हमारी डैंड्रफ ज़्यादा हो जाती है और पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या कोई एलर्जी हो सकती है हमारे सर पे, या ऐसी कोई चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से ज़्यादा बाल गिरना शुरू हो जाए? एग्जैक्टली, आपका एक पूरा स्काल्प का एक सेक्शन क्लियर हो जाता है बिल्कुल, और आपको एक मेडिकेशन की प्रॉपर ज़रूरत होती है रादर देन होम रेमेडीज़। होम रेमेडीज़ होती हैं, दे आर लाइक गुड एंड एसेंशियल, बट स्लो प्रोसेस है। इट्स बेटर इन केस ऑफ दैट आप जाके प्रॉपर मेडिकेशन लो, बट इट इज़ लाइक कॉमन इशू दैट इज़ बीइंग फेस दीज डेज, और उसे एक्जिमा या और भी बहुत ज़्यादा फंगल इश्यूज हो जाते हैं स्काल्प पे। तो उसका क्या ट्रीटमेंट क्या है फिर? उसका यही ट्रीटमेंट है कि जाके डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाओ, लाइक प्रॉपरली हैव सम मेडिकेटेड थिंग एंड प्रॉपर मेडिकेटेड जेंटल शैम्पूज यूज़ करो, मॉइस्चर प्रोवाइड करो अपने बालों को, टी ट्री ऑयल, एलोवेरा, या प्रॉपरली ऑयलिंग करो, मल्टी विटामिन्स अपनी प्रॉपरली लो, डाइट अच्छी करो, सो दैट वुड बी गेट क्योर्ड।
अच्छा, एक्जिमा की जिस तरह आपने बात की है, ये एक प्रोसेस है, एक टर्म है कि आपके अगर बालों में हो जाता है तो इसका क्या फिर ट्रीटमेंट है? यही ट्रीटमेंट है कि आपने मेडिकेटेड चीज़ें यूज़ करनी है? एग्जैक्टली, फिर उसका यही है कि आप मेडिकेशन के थ्रू जाओ, प्रॉपर्ली एक मेडिकेशन को फॉलो करो ताकि उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व एंड सॉल्व हो जाए। लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती है, मतलब मर्दों में भी है, ख़वातीन में भी है, और हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता जाता है, गंजापन ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है हेयर लॉस की वजह से। तो उसके लिए क्या आप कौन से ट्रीटमेंट, मतलब प्रोटीन ट्रीटमेंट भी हम लोग जाके कराते हैं, कैराटिन ट्रीटमेंट भी कराते हैं, मुख्तलिफ ट्रीटमेंट हम लोग लेते हैं जाके, तो उनमें से कौन से ट्रीटमेंट हमें डेली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे लेने चाहिए? प्रोटीन इज़ लाइक द बेस्ट वन, या बोटॉक्स कर लो, लाइक हेयर बोटॉक्स या प्रोटीन ट्रीटमेंट, बिकॉज वो है कि उनमें स्टीम इंक्लूडेड होती है एंड यू कैन हैव इट लाइक ऑन वन पर्पज, लाइक हर मंथ में 2 दफ़ा बेशक ले लो, सो दैट्स लाइक अ गुड थिंग टू हैव, क्योंकि उसमें स्टीम इंक्लूड होती है, वो प्रॉपर मॉइस्चर हेयर फाइबर्स को फिल करता है, दैट्स बेसिकली रीफिलिंग ट्रीटमेंट। सो यू कैन हैव दैट, प्रोटीन या बोटॉक्स, नॉट कैराटिन एक्सटेंसिव रीबॉन्डिंग नहीं, because they're like damaging और उनकी वजह से हेयर फॉल और ज़्यादा हो जाता है। If you're facing dandruff, hair fall, तो I'll recommend not to go for extensive rebonding keratin, जो कि स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट्स आजकल, लाइक आर्टिफिशियल हार्श केमिकल वाले। प्रोटीन जो ट्रीटमेंट है वो आप ले सकते हैं, लेकिन घर पे भी बहुत सारे प्रोटीन हम चीज़ें बनाते हैं, उस पर भी मैं आपके पास आऊँगी, लेकिन अभी मोइना के पास जाऊँगी। मोइना, जैसे नट्स की बात हमने की है, फ़िश इसमें खाई जाती है ख़ासतौर पर सर्दियों में, ये हमारी बालों के लिए कितनी अच्छी है, और इसकी भी क्वांटिटी देखनी पड़ेगी कि हमने कितनी क्वांटिटी में खानी है। भाई ये है तो बहुत अच्छे उन लोगों के लिए, जिस तरह जनरल आप कहते हैं कि हमने अपना हेयर का अच्छा रखना है, लेकिन जहाँ आपने जैसे बात करी ना, कुछ लोगों को प्रॉब्लम ज़्यादा होने लग जाता है, एग्जैक्टली, हाँ, वहाँ पर हमें रूट कॉज ढूंढनी पड़ती है। जैसे आपने बहुत कॉमनली लो हीमोग्लोबिन हुआ होता है, HB कम होगी, सर्कुलेशन अच्छी नहीं होगी, तो आपकी हेयर ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि वो ऑक्सीजन कैरिंग चीज़ कम हो गई। तो वहाँ पे फिर हमें सप्लीमेंट्स में जैसे आयरन ऐड करना पड़ता है। कुछ लोगों में बायोटिन कॉमनली होता है, वो हर कोई ले रहा होता है, लेकिन वो भी देखना पड़ता है कि वो किसको ज़रूरत है, क्योंकि वो एक B विटामिन से आपको वैसे होल ग्रेन्स में और इस तरह से मिल रहा होता है। तो थोड़ा सा % जब बहुत ज़्यादा, यानी पेशेंट कंप्लेन करे कि हमारा मैसिव हेयर फॉल है, रीग्रोथ नहीं हो रही, फिर हम उनके कुछ लैब्स या जिस डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ मिलके कोई स्पेसिफिक चीज़ ऐड करते हैं। सही। अगर कैजुअली बात करें कि हर बंदे को क्या करना चाहिए, तो अगर वो अपनी डाइट में जैसे प्रोटीन की 1-2 सर्विंग्स ले रहे हैं, जैसे अंडा लोग अप्लाई भी करते हैं, एग्जैक्टली, तो उस तरह जैसे आप 1 एग अ डे ले रहे हैं, तो वो प्रोटीन आपको अच्छी खासी उससे मिल रही होती है। मिल्क ले रहे होते हैं हम, सीड्स नट्स की फॉर्म में, आजकल तो नट्स हम रिक्वायरमेंट से ज़्यादा ले रहे होते हैं, तो वो अच्छा मौसम। या हम ना कहते होते हैं कि एक शॉर्टकट बना लें, अगर आप सारी जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में विटामिन A है, विटामिन C फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, आप कोई स्मूदी बना लें जिसमें आप नट्स डाल लें, अच्छा, सीड्स ऐड किए, सारे फ्रूट्स ऐड किए, तो वो आप ना पर डे ले लें, ताकि आपको पक्का हो जाए कि ये रिक्वायरमेंट तो मेरी पूरी हो। फिर जिस तरह आपने एक लंच या डिनर में फिश या चिकन का इंटेक कर लिया, तो इस तरह आप वो जब चेक लिस्ट बनाते हैं ना कि सारे पूरे हो गए, तो आपका वो यानी ऐसा कोई मेजर फॉल नहीं आता। लेकिन अगर आ गया है तो फिर डायग्नोसिस की तरफ जाना होता है। लेकिन हम जब एक्स्ट्रा खाना शुरू कर देते हैं, मतलब भर भर कर हम अपनी, मतलब हम कहते हैं कि 1 रिस्ट हमने खानी है अपनी, कि हमारी फिस्ट होनी चाहिए 1 फिस्ट, लेकिन उससे भी ज़्यादा हम पूरा बाउल खा जाते हैं, खाते रहते हैं, बातें कर रहे हैं और बातें की जा रही हैं और खाए जा रहे हैं, तो क्या उसका नुकसान भी हो सकता है? क्या नुकसान इस तरह से है कि जैसे जो चीज़ें आपके वेट को या इंसुलिन रेजिस्टेंस को तंग कर रही है, हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनाती हैं, ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा फैटी होती हैं, वो ऑब्वियसली फिर वही मसला आता है कि जो चीज़ आपका मेटाबॉलिज्म ख़राब कर रही है, फैट परसेंटेज ख़राब कर रही, वो पूरी बॉडी पे इफेक्ट करेगी। आपने देखा है मोटापे के साथ हेयर फॉल हमेशा कॉमन होता है, हाँ, बहुत ज़्यादा होता है उसके साथ। तो ना टू मच है और ना टू लेस है, आपने बस एक मॉडरेट चीज़ में रहना है और अपनी बैलेंस मेंटेन करना है। मतलब जैसा थोड़े से नट्स नहीं है, लेकिन फ्रूट्स भी जरूर ले लेने। नट्स अगर सॉल्टेड हो, आपको डिहाइड्रेशन कर रहे होते हैं, सर्दियों में वैसे ही हमारी डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा रहती है, तो अगेन वही चीज़ आती है कि आप इतनी अच्छी क्वांटिटी में रहें कि बैलेंस मेंटेन कर सकें, हर फूड को ऐड कर सकें, तो गुड टू गो है। मतलब आप अपनी डाइटरी हैबिट्स को चेंज कर लेना तो काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ सकता है, अफाका हो जाएगा। अच्छा लाइबा, जिस तरह मैं बात की थी कि हम घर में बहुत सारे टोटके करते हैं, जैसे मोइना ने बताया कि हम बालों पे अंडा भी अप्लाई करते हैं, दही अप्लाई करते हैं, मायनीज़ लगाते हैं, तो इस तरह के जो हम लोग टोटके घर पे करते हैं, क्या इससे भी फ़र्क पड़ता है बालों की स्ट्रेंथ को या फिर हेयर फॉल गिरने को? कोई होता है, आपको फ़र्क पड़ता है या नहीं? बिल्कुल, नेचुरल चीज़ तो फिर नेचुरल होती है ना। नेचुरल डाइट इज़ लाइक
बहुत ज़्यादा उसको वर्दी है। ऑब्वियसली नेचुरल रेमेडीज़ भी बहुत ज़्यादा वर्दी हैं, और जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते टू हैव लाइक सैलॉन ट्रीटमेंट्स, तो वो होम रेमेडीज़ की तरफ ही जाते हैं। लाइक दे अप्लाई एलोवेरा या टी ट्री ऑयल, या अंडा लगा लें, या दही लगा लें, मायोनीज लगा लें, जैसे आपने कहा। सो दैट इज़ एक्चुअली वेरी वर्थफुल। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि ऑयलिंग करने से भी बेहतर होती हैं चीज़ें, लेकिन ऑयलिंग भी ज़्यादा देर तक नहीं करनी चाहिए, मतलब ओवर नाइट नहीं हमें रखनी चाहिए। उसकी वजह से भी हमारे जो बाल हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। इज़ इट ट्रू? इट इज़ एक्चुअली वेरी ट्रू, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आप एक्स्ट्रा एक्सेस ऑयलिंग करोगे, सो दैट इज़ एक्चुअली वेरी बैड एज वेल। लाइक आपके बालों के ऊपर एक लेयर सी जम जाती है, तो आपके बालों का अपना बाल प्रॉबेबली सांस नहीं ले पा रहा होता। सो एक्सेस ऑफ दैट इज़ ऑल्सो बैड। और अगर आप ऑयल यूज़ कर भी रहे हो तो कोई माइल्ड ऑयल यूज़ कर लो, कोकोनट ऑयल यूज़ कर लो। आजकल सरसों का तेल इज़ लाइक वेरी नॉट मच वर्दी, कि मतलब नकली होता है मोस्टली। यू कैन हैव लाइक कोकोनट ऑयल, टी ट्री ऑयल यूज़ कर लो, लाइक माइल्ड बेस्ड ऑयल यूज़ कर लो, ताकि आप उसको सिर्फ लगा लो एंड जस्ट गो फॉर बाथ, ताकि ज़्यादा हार्श भी ना हो एंड जम भी ना जाए स्कैल्प पे। क्योंकि सरसों का तेल आजकल मैं आई रिकमेंड कि ना ही यूज़ करे कोई, क्योंकि वो ज़रा थिक सा हो जाता है एंड जम जाता है आपके, और उतर निकलना में भी फिर प्रॉब्लम होता है, राइट? वॉश में निकलता भी नहीं है। हाँ, क्योंकि वो हैवी होता है ना, तो वो आपके ग्रीसी बाल ही रहते हैं जब आप नहा के भी बाहर निकलते हैं। अच्छा, बहुत से लोग हैं वो कुछ ऑयल्स मिक्स करके भी लगाते हैं, तो उनकी क्वांटिटी भी देखनी होती है कि हमारे बालों का एक तो टेक्सचर किस तरह का है और हमें कितनी क्वांटिटी में लगाने हैं। लाइक ऑब्वियसली हर ऑयल का डिफरेंट पर्पस होता है। टी ट्री का अपना पर्पस है, रोगने बादाम का अपना पर्पस है, सरसों का अपना पर्पस है। तो जिसका आपको जैसे अकॉर्डिंगली आप चाह रहे हो कि आपको वो पर्पस ज़्यादा चाहिए, तो फिर आप उस ऑयल की मिक्सिंग ज़रा ज़्यादा कर लो। लेकिन हाँ, दैट इज़ एक्चुअली वेरी बेनिफिशियल, और आजकल लोग बहुत इसको यूज़ कर रहे हैं और ये अच्छा रिजल्ट दे रहा है। अच्छा रिजल्ट दे रहा है। लेकिन ऑयलिंग आप कितनी आइडियली बताओगे कि कितनी देर करनी चाहिए? देखो, सर्दियों में ज़्यादातर लोग नहाते नहीं है, लेकिन जब भी नहाने जाओ सिर्फ एंड्स पे तो लाजिम लगाओ ही लगाओ, ठीक है? लेकिन जस्ट वंस अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक वुड बी दैट वुड बी परफेक्ट। अच्छा, बहुत ज़ोर से हम लोग चंपी भी करते हैं अपने सर की, क्या उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है? नहीं, दैट इज़ एक्चुअली गुड। बल्कि आपके बालों के अंदर आपके लाइक वो व्हाट डू वी से कि आपका स्कैल्प नरिश हो रहा होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा तो हेयर फॉल बल्कि कम होगा। अच्छा, सो इफ यू आर डूइंग ऑयलिंग, सो चंपी इज वेरी कंपल्सरी। क्योंकि बहुत से लोगों से मैंने पूछा ना, तो उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा जब हम हार्श चंपी करना शुरू हो जाते हैं ना, उसकी वजह से फिर हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, कि हमारे जो स्कैल्प है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। तो इतना ज़्यादा भी आपने अपने जो बालों को, स्कैल्प को मलना नहीं है, आराम आराम से मसाज करना है। आपने पागल नहीं हो रहा ना कि हमें अच्छी वाली चंपी चाहिए। अच्छा मोइना, न्यूट्रिशन के जिस तरह हमने बात की कि सप्लीमेंट्स हम लोग खाते हैं, अगर इनको भी बगैर किसी के पूछे बगैर, मतलब आप लोग जैसे हो, आप लोग सजेस्ट करोगे तो हम लोग खाएंगे। हम लोग देखा देखी भी खाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, उसने बायोटिन शुरू कर दिया तो मैं भी बायोटिन शुरू कर दूंगी, लेकिन उसको क्या इफेक्ट आ रहा है, उसकी वजह से उसको सही हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, वो तो हमें नहीं पता। लेकिन देखा देखी जो हम खाना शुरू कर देते हैं, क्या वो भी हमारी चीज़ों को बेहतर करता है या नुकसान की तरफ जाता है हमारा? अब डिपेंड करता है, बहुत कॉमन मसला है। आप देखें प्रैक्टिस में तो मशवरा देते हैं ना, मुफ्त का मशवरा है, आप भी खा लो, मैं भी खा लेती हूँ, हाँ, और मान भी लेते हैं लोग। तो उसमें मैं हमेशा ये कहती हूँ कि फिर कुछ देर इस्तेमाल करके फिर वो कहते हैं हमें फ़र्क नहीं आया, उससे आया था। हाँ, तो वो यही होता है कि हर बंदे का कोई जो इशू होता है ना, अंडरलाइंग इशू, वो डिफरेंट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है हर किसी में बायोटिन की कमी हो, किसी में हमें जिंक ऐड करना पड़ सकता है, किसी में हमें प्रोटीन डाइट में ठीक करें तो काम सही हो सकता है, किसी में हमें ये विटामिन ए और ई ट्रीटमेंट साथ बढ़ाना पड़ता है। तो बस ऐसा ना करें कि देखा, उससे यही होगा कि आप डिसअपॉइंट होंगे। कुछ देर जिस तरह बी विटामिन है, बायोटिन का कोई ऐसा नुकसान नहीं है, वाटर सॉल्युबल है, लेकिन आप जब बहुत देर लेते हैं और आपको फ़र्क नहीं आता तो जैसे डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है। उससे अच्छा है कि आप एक दफ़ा प्रॉपर दिखा लें, डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाएं, साथ डाइटिशियन को इसलिए दिखाएं कि वो आपकी न्यूट्रिएंट्स को उस तरह से बैलेंस आउट कर दे और सूटेबल सप्लीमेंट सजेस्ट कर दे। साथ एक्सटर्नल केयर करें। सबसे ज़्यादा किस चीज़ की कमी होती है जब हमारे बाल गिरना शुरू होते हैं? ये हम डाइट में प्रोटीन नहीं ले रहे होते, विटामिन उस तरह से पूरे नहीं हो रहे होते, जैसे मैंने बताया विटामिन ए, ई इनका नहीं होता, जो सीबम प्रोडक्शन होती है वो नहीं ले रहे होते, हाइड्रेशन कम कर रहे होते हैं। तो जैसे ही बैलेंस हिलता है ना, हमें जिस तरह ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए, क्योंकि वो स्किन ऑयल्स के लिए अच्छा है, स्कल ऑयल के लिए अच्छा है, तो वो हम बिल्कुल ही कई दफ़ा नहीं ले रहे डाइट में। पूरा जिस तरह मेन समर सीजन में तो हम नट्स वगैरह का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे। एग्जैक्टली, हाँ, तो हमारे पास ये 2-3 महीने फिश और नट्स लेते हैं, तो उनका मॉडरेट यूज़ करते रहें।
प्रोटीन बिल्कुल, आपने देखा होगा लोग वैसे ही बस अंडा नहीं ले रहे, योक नहीं ले रहे, मिस कर जाते हैं, ज़्यादा फोकस रोटी चावल इन चीज़ों पे होता है। तो इस तरह से हमारा प्रोटीन का चंक डेली बेसिस पे कम हो रहा होता है। तो जब इन चीज़ों की कमी होना शुरू हो जाती है तो हेयर फॉल होना। लेकिन जो लोग नहीं खाते हैं, मतलब जो अंडा नहीं खाते हैं, चिकन नहीं खाते हैं या फिर फिश का इस्तेमाल नहीं करते हो, तो उनके लिए क्या सजेस्ट उनके लिए करेंगे ये है कि डेयरी में बहुत अच्छी प्रोटीन है, योगर्ट और मिल्क की प्रोटीन बहुत अच्छी है। फिर कुछ वेजिटेबल प्रोटीन जिस तरह दालें वगैरह हैं वो भी प्रोटीन्स हैं। और लेकिन फिर अगेन मिल्क में और योगर्ट में जो है, चीज़ में प्रोटीन है। बस ये है कि आप जब किसी से डिस्कस करते हैं ना, किसी प्रोफेशनल से, आप उसे बताते हैं कि मेरी प्रेफरेंस ये है, अवेलेबिलिटी ये है, बजट ये है, तो उसके हिसाब से वो आपको सोर्सेस बता ही देते हैं तंग हुए बगैर। जिस तरह हम ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रखते हैं कि अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए, पर्सनल एलर्जीज और सारा कुछ। तो हर फूड का ना ऑल्टरनेटिव होता है, लेकिन वो हम समटाइम्स ना ऐसा करते हैं कि आयरन बढ़ाने के लिए फ्रूट का इंटेक बढ़ा रहे होते हैं। तो यानी वो आपको डिस्कस कर लेना चाहिए कि ऑल्टरनेटिव क्या है, ताकि एक चीज़ छोड़ें तो दूसरी उसका जो है ना वो फुलफिल कर सके जो आपकी लैक हो रही होती है। अच्छा, बहुत से जो लोग हैं, इस पे पहले भी हमने मोइना बेतहाशा दफ़ा प्रोग्राम्स भी किए हैं आपके साथ और बात भी की है कि जो लोग डाइट करते हैं, क्रैश डाइट करते हैं, तो उनका भी बहुत ज़्यादा ये इम्पैक्ट आता है कि उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो उनके लिए क्या कहेंगी आप? बिल्कुल भी, मैं क्रैश डाइट अगैन, यही वो वजह है जिसकी वजह से हम क्रैश डाइट मना करते हैं। क्या आपने फैट लूज करना है, आपने अच्छी हेल्थ, अच्छी स्किन, अच्छे हेयर सब कुछ लूज नहीं कर देना। तो क्रैश में ये होता है कि जिस तरह बहुत सारी चीज़ें ये स्किप कर जाते हैं। फ्रूट्स में इवन आपने देखा होगा कीटो में आधे फ्रूट्स भी बंद हो जाते हैं हाँ। और वेजिटेबल्स नहीं ले रहे होते उस तरह से, सिर्फ फैट ले रहे होते हैं। तो वो बहुत ख़तरनाक है आपकी स्किन, हेयर के लिए। फिर लॉन्ग टर्म आप देखें नरिश नहीं कर रहे, आपके अपने स्टोर्स ख़त्म हो रहे हैं बॉडी के, तो वो हमारे लिए बहुत नुकसान है। आप बैलेंस डाइट लेते लेते कैलोरीज रिड्यूस करा लें जब आपने वेट कम। अच्छा, लेकिन आप जब हम छोड़ भी देते हैं ना वो डाइट, उसके बाद भी बाल गिरते रहते हैं। हाँ, क्योंकि आप देखिए ना, डाइट करते हैं 2-3 महीने के लिए और वो हम अपने इतनी देर अपनी चीज़ों को वो नहीं दे, हमें तो डेली रिक्वायरमेंट है। हम जब न्यूट्रिएंट्स का पढ़ रहे होते हैं ना, तो RDA होता है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, तो हमें तो डेली चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कुछ लोगों को जब बताए ना कि इतना कुछ खाना है तो वो फ्रीक आउट होते हैं। तो मैं कहती हूँ चले आप एक स्मूदी बना लें जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और सीड्स ऐड कर लें, ताकि आपको लगे चले मैंने ये चेकलिस्ट में पूरा कर लिया। तो जो डेली लेना है वो महीने के लिए नहीं ले रहे, तो फिर उसको रिकवर करने में टाइम लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, लाइबा आप ही पे भी इस बात पर आऊँगी कि जो लोग ये इस तरह का करके आते हैं और फिर आप लोगों के पास आते हैं, एक्सपर्ट के पास आते हैं कि भाई अब तो हमारे बाल बिल्कुल कम हो गए हैं, गिर गए हैं डाइट करने की वजह से, तो अब इसका कुछ कर लें, फिर आप लोग क्या करते हैं? हम उन पे हार्श केमिकल तो बिल्कुल यूज नहीं करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वी कांट लूज मोर हेयर। ऑलरेडी हमारा काम होता है उनको और ब्यूटीफुल बनाना, उनके एग्जिस्टिंग बालों को या उनके अंदर थोड़े एक्सटेंशन वगैरह ऐड करके और वॉल्यूमस करके उनको कोई प्रोटीन वगैरह ट्रीटमेंट्स अच्छे देके उनको ज़रा और ब्यूटीफुल बनाना। अगर वी मोस्टली रिकमेंड जस्ट टू वेट, अच्छा उनको एक ड्यूरेशन दो, एक अच्छा गैप दो, ताकि वो ज़रा हेल्दी हो जाएं, और फिर उसके बाद हम कुछ करें कि हम लोग इनको ज़रा ब्यूटीफुल की तरफ लेके जाएं, ब्यूटी की तरफ लेके जाएं। वी यूज़ केमिकल नॉट, क्योंकि बालों के लिए ऑब्वियसली इतना हार्श केमिकल होता है, लाइक डाइंग, कलरिंग, ट्रीटमेंट्स आर लाइक हार्श, वी कैंट से इट्स लाइक नॉट हार्श। तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल और हेयर लॉस होता है आफ्टर दैट। तो वी जस्ट रिकमेंड कि थोड़ा गैप लो, अगर आप चाह रहे हो कुछ तो थोड़ा सा जस्ट टेक अ सटल गैप इन बिटवीन। ठीक है जी। अब बालों के हवाले से आज हमने बात की है कि किस तरह उनको घने, लंबे और चमकदार बनाया जा सकता है थ्रू योर ट्रीटमेंट्स, और अगर आप अपनी फूड की और डाइटरी हैबिट्स अच्छी कर लेंगे तो आप अंदरूनी तौर पर भी अच्छे रहेंगे और जैसे आपके हेयर, स्किन ये भी अच्छी रहेगी। तो हमारे साथ लाइबा इमरान हेयर एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थी और मोइना बेग क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद थी। लाइबा आपका भी बहुत शुक्रिया और मोइना थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जनाब उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।